कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति लेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हम जानेंगे कि किस प्रकार से 1947 में जब आज़ाद हो गया भारत, उसके बाद में एक नया राष्ट्र बनना था और उस नए राष्ट्र में किस प्रकार से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो हमारे लीडर्स थे उनको किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिली, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक बात और देखने की है कि ये जो 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सेकंड एक दल के प्रभुत्व का दौर और तीसरा नियोजित विकास की राजनीति, ये एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि 3 चुनौतियां इन्हीं 3 चैप्टर्स के अंतर्गत देखने को मिलेगी। हम पाठ की शुरुआत करें उससे पहले हम देखेंगे कि हम इस पाठ में क्या जानेंगे। इस अध्याय में हम भारत के आजाद होने के बाद भारत के विभाजन और भारत में बने राज्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया, किस प्रकार से भारत आजाद हुआ और उन्हें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को मिडनाइट को हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ ही देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। अब भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। इसी रात संविधान सभा के विशेष सत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा को संबोधित कर रहे थे लाहौर कराची के अंदर, और ये भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था चिर प्रतिष्ठित भेंट या डिस्ट विद डेस्टिनी। ये एमसीक्यूज की नजर से भी, दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यूज में आ जाता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया है। आजादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति बनी। पहले तो ये कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाए। सभी की सहमति हुई कि अब भारत किसी का गुलाम नहीं रहेगा, किसी के शासन में कार्य नहीं करेगा, किसी एक प्रतिनिधि के अंडर में काम नहीं करेगा, किसी कंपनी, विशेष संस्था या कोई दूसरे राष्ट्र का आधिपत्य यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जो भारत है वह स्वयं वहाँ की जनता शासन करेगी और ये शासन कहलाएगा लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया गया शासन। दूसरी बात सबकी सहमति ये हुई कि विकास करे सरकार, और ऐसा विकास जिसमें सबका भला होता हो, ना कि किसी एक तबके का, ना कि किसी विशेष समुदाय का। तो ये 2 बातें हमें देखने को मिलती हैं। देश की जनता स्वतंत्र भारत का इंतजार कर रही थी। सभी चाहते थे कि कब भारत आजाद होगा। आइए चलते हैं, अब नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं कि वो क्या चुनौतियां थी जो हमें देखने को मिलती है। तो पहली चुनौती की हम बात करें तो आते हैं पहली चुनौती पर। पहली चुनौती थी जो तत्कालीन चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधने की। दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और तीसरी चुनौती विकास की, और वह भी ऐसा विकास जिसमें सबका भला होता हो। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। पहली चुनौती को हम देखें, एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। भारत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल काफी विस्तार लिए हुए है और यह एक महादेश के बराबर लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसकी भाषा चेंज हो जाती है, अलग अलग धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं, और इन सभी को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापना की, कि भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। इससे पहले हमारे पास में मतदान देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत के अंदर हमें किसी विशेष वर्ग को वह विशेष दर्जा देते थे और बाकी अन्य समुदायों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अब हम शासन चलाएंगे, वह शासन कैसा होगा? संसदीय शासन पर आधारित होगा और प्रत्येक नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया गया। तीसरी चुनौती की हम बात करते हैं, समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिसमें सभी वर्ग का विकास हो, सभी तबके का, न कि किसी एक विशेष समुदाय का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों का विशेष सुरक्षा दी जाए। अब बात करते हैं द्विराष्ट्र
सिद्धांत की। ये क्या कहता है? राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। भारत का विभाजन की बात करें तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क भी दिया। क्या तर्क था? कि भारत किसी एक कौम का नहीं है अपितु हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों का देश है और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी। शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य सदस्य जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाते हैं। मुस्लिम लीग इनकी समिति होती है और ये समिति एक अलग कानून की बात करती है और अलग विचारों की बात करती है और द्विराष्ट्र सिद्धांत देती है। ये बोलती है कि भाई जो हिंदुस्तान है वह दो कौमों का देश है और हम जो अपना देश है अलग बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान की उन्होंने डिमांड कर दी। भारत के विभाजन का आधार बनाया गया धार्मिक बहुसंख्या को। धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे। पश्चिमोत्तर सीमांत के नेता की हम बात करें खान अब्दुल गफार खान, वह भी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ होते हैं जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ होते हैं, विरोध करते हैं। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत है उसमें ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम जो है वो बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर कर दिया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में थे, बड़े ही असमंजस की स्थिति में थे कि अब क्या होगा उनका, कि वह कल से पाकिस्तानी कहलाएंगे या भारत के नागरिक होंगे। विभाजन में आई मुख्य समस्याओं की बात करें तो भारत विभाजन की योजनाओं में यह कहीं नहीं कहा गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन होगा। ये नहीं कहा गया कि भारत जब दो हिस्सों में बटेगा तो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय और यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों का विस्थापन होगा। यहाँ से अल्पसंख्यकों को वहां जाना पड़ेगा और वहां के लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। जब ये बात जनता के सामने आई तो पैरों तले उनकी जमीन खिसक गई और देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूरी पंजाब या भारत आना पड़ा। इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमिका ही बंटवारा नहीं हुआ बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हो गया। भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। ये भी एक गौर देने वाली बात है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ वह लोग आए शरणार्थियों के रूप में। अब शरणार्थी के रूप में जब आए तो एक समस्या हमें देखने को मिली कि फिर से इनका जीवन कैसे सुधारा जाए, फिर से इनको कैसे बसाया जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी और शरणार्थियों के कैंप लगाए गए और शरणार्थियों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया जिसे पुनर्वास मंत्रालय कहा गया। विभाजन के कारण क्या हुआ? लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। औरतों को अगवा कर लिया गया, शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। कई मामलों में तो लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की घर की बहू बेटियों को ही मार डाला। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के बंटवारे भी हुए। माना जाता है कि 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पार जाना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। रजवाड़ों का भारत में विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। इन देसी रियासतों की संख्या लगभग 562 थी और रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय गृह मंत्री थे,
उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। जब भारत आजाद हो गया तो अब जो भारत है, अब कैसा भारत होगा? एक भारत होगा जिसमें जो पुरानी तरीके से जो शासन चलाए जा रहे थे, जो देसी रियासतें वगैरह थी, उनको एक कर लिया जाए, भारत में मिला लिया जाए और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ऐसे में क्या करना जरूरी था? उन देसी रियासतों को भारत में मिलाना जरूरी था, जिसकी भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन हम देखते हैं कि रजवाड़ों को मिलाना इतना आसान नहीं था। रजवाड़ों के विलय में कई समस्याएं देखने को मिलती है। आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, यानी अब भारत ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। ऐसे में रजवाड़े भी आजाद कर दिए जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं और चाहे तो पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो न जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते। अब आप देखिएगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो जाते जाते भी ये घोषणा कर जाती है कि भाई रजवाड़े अपनी मर्जी से मिलना चाहे तो भारत विलय में मिल सकते हैं, भारत में विलय कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो वो अपनी मर्जी से भी शासन कर सकते हैं। ऐसे में कौन राजा होगा जो भारत में मिलेगा? अपना राज्य खुद करना चाहेगा। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी खतरा मंडराने लग गया भारत के, नए भारत के निर्माण में। क्या था वो खतरा? एकता और अखंडता का। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने को कहा। अब इसका प्रभाव पड़ा इस बात का, तो त्रावणकोर के राजा ने घोषणा कर दी कि वह अलग से राज्य बनाएंगे और अलग से अपना शासन करेंगे। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा किया और भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। यानी सब देसी जो रियासतें थी, सब जो रजवाड़े थे, वो अपनी अपनी मर्जी का करने लग गए। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका की बात करें तो भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मनमर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। देसी रियासतों के बारे में अहम बातें करें तो अधिकतम रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। आइए बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था, लेकिन अब भारत स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। ऐसे में हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में पहली बार शामिल किया गया। राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। ऐसे में सबसे पहला जो राज्य बनने वाला था वो था आंध्र प्रदेश राज्य। लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंदोलन हुए और आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जिनका नाम था पोटी श्री रामल्लू, की लगभग 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। अब दबाव, प्रेशर पड़ा सरकार पर और इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आइए बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशें क्या थी? आयोग त्रिस्तरीय भाग ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। साथ ही राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके परिणाम क्या रहे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। देश को 14 राज्यों एवं 6
संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। संघ शासित क्षेत्र में जो बाद में राज्य बने, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में।